तो क्या हो अगर एक आदमी आपके सामने हो पर आपकी आंखों में कभी देख ही ना पाए। जी हाँ, आज की कहानी में बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया, चालाक, विनम्र, पर उसकी एक अजीब आदत थी। वो किसी की आंखों में आंखें नहीं डालता था, ना बादशाह से, ना बीरबल से, ना किसी दरबारी से। और जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसका जवाब पूरी सल्तनत को चौंका गया। क्या वो डरता था? क्या छुपा रहा था? या था कोई गहरा राज? बीरबल ने जब इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी तो सामने आया ऐसा सच जिसे सुनकर दरबार की हंसी नहीं रुकी और अकबर का माथा ठनक गया। तो चलिए सुनते हैं बीरबल और नजरें नहीं मिलाने वाला आदमी, एक चतुराई भरी, मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी सिर्फ आपके लिए। बीरबल और नजरें नहीं मिलाने वाला आदमी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। राजकवि की नई कविता पर कुछ दरबारी ताली बजा रहे थे तो कुछ ऊँघ रहे थे। अचानक महल का मुख्य द्वार खुला और एक अजनबी आदमी भीतर आया। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, पर एक असाधारण आदत। उसने किसी की आंखों में नहीं देखा। वो झुकी नजरों से सीधा दरबार के बीच आया और अदब से झुककर बोला, हुजूर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर शर्त है, कोई मेरी आंखों में नहीं देखेगा और मैं किसी की आंखों में नहीं देखूंगा। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर आश्चर्य से, ये कौन सी अजीब शर्त है? दरबार में आकर नजरें चुराने वाला या तो चोर होता है या शायर। तुम कौन हो? अजनबी। मैं सिर्फ एक आदमी हूं, पर मेरी नजरों में जो है वो देखने लायक नहीं, और किसी की नजरों में देखना मेरे लिए पाप के बराबर है। बीरबल हल्के मुस्कुराते हुए, तो क्या आपको डर है कि अगर किसी ने आपकी आंखों में देखा तो राज खुल जाएगा? अजनबी घबराकर, नहीं, राज नहीं, आदत खुल जाएगी। अब यह और भी रहस्यमय हो गया था। पूरे दरबार का ध्यान उसकी आंखों पर टिक गया, जो अब भी नीची थीं। अकबर, इसका परीक्षण किया जाए। बीरबल, कुछ करो। दरबार में अजीब चीजें तो हमने बहुत देखी, पर ऐसी शर्त पहली बार देख रहे हैं। बीरबल, हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे एक सार्वजनिक चुनौती में बदलना चाहूंगा। अकबर उत्साहित होकर, बिल्कुल, कल सवेरे दरबार में ये आदमी आएगा और तुम्हारा काम है, बीरबल, इस आदमी की नजरें किसी से मिलवाना। अगर तुम असफल हुए तो एक दिन का राज तुम्हें नहीं मिलेगा इस हफ्ते। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराया, स्वीकृत है बादशाह सलामत, पर अगर मैं सफल हो जाऊं तो इस आदमी को सजा मिलेगी दरबार के सामने अपनी असली वजह बताने की। अकबर, मंजूर। अगली सुबह दरबार का मैदान, चारों तरफ भीड़ थी। दरबारी, सिपाही, नगर के बुद्धिजीवी सब इकट्ठा हुए थे उस अजनबी को देखने जो नजरों से भागता था। बीरबल ने एक छोटी योजना रची। सबसे पहले उन्होंने उस आदमी के सामने एक सुंदर चित्र रखा जिसमें आंखें बेहद सुंदर बनी थीं। बीरबल, क्या तुम इस चित्र को देख सकते हो? अजनबी बिना ऊपर देखे, नहीं साहब, आंखें तो बस मन को विचलित करती हैं। बीरबल आंख मारते हुए अकबर से, ठीक है, दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर उन्होंने एक छोटा लड़का बुलवाया, राजकुमारी का भतीजा, मासूम सा, भोला चेहरा। बीरबल, इस बच्चे की आंखों में क्या डरावना है? जरा देखो तो सही, ये क्या तुम्हें पाप की याद दिलाता है? अजनबी थोड़ा कांपते हुए, बच्चा हो या बूढ़ा,
आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, देखने के लिए, टटोलने के लिए, पर मैं नहीं देख सकता। दरबार में एक दरबारी फुसफुसाया, लगता है या तो वो जासूस है या पागल। बीरबल की चाल। अब बीरबल ने तीसरा तरीका अपनाया। उन्होंने पूरे दरबार में एक घोषणा करवाई। आज दरबार में जो सबसे सुंदर आंखों वाला आदमी है उसे एक इनाम मिलेगा, पर वो व्यक्ति ये तय करेगा कि उसे कौन घूर कर देख सकता है। सबने सोचा ये क्या तमाशा है, और तभी बीरबल ने अजनबी को बुलाया और बोला, आपको चुनना है कि कौन आपको देख सकता है। अजनबी हकलाते हुए, मैं किसी को नहीं चुन सकता। बीरबल तेजी से, तो आप मानते हैं कि आपकी नजरें झूठ बोलती हैं? अब अजनबी थोड़ा कांपने लगा। बीरबल उसके पास गए और धीरे से बोले, तुम्हारे जूते के तले में जो कागज छुपा है वो तुम्हारे डर का सबूत है। अजनबी चौंक कर पीछे हटते हुए, आपको कैसे पता? बीरबल मुस्कुराकर, क्योंकि तुम हर बार बाएं पैर से दरबार में घुसते हो और हर बार उसे जमीन से खिसकाते हो, जैसे कोई कागज अटक गया हो। बीरबल ने झुककर जूता उठाया और बाकी उसमें से एक कागज निकला। अकबर गुस्से से, इसमें क्या लिखा है? बीरबल ने पढ़ा, दरबार में चोरी करने का तरीका, स्टेप 1, किसी की आंखों में मत देखो ताकि शक ना हो। दरबार एक पल को सन्न रह गया, फिर हंसी से गूंज उठा, अकबर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नजरों से नहीं, नियत से बचने की कोशिश कर रहे थे। अजनबी झुकते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आदत नहीं थी नजरें मिलाने की ताकि कोई मेरे इरादे न पढ़ ले। अंतिम सजा और ताली। अकबर, बीरबल ये आदमी तुम्हारे हवाले हैं, क्या सजा दोगे? बीरबल, सजा ये होगी कि इसे रोज 10 लोगों की आंखों में सीधे देखकर सलाम करना होगा ताकि इसे अपने अपराध की शर्म महसूस हो। अकबर, और दरबार के सामने सच बोलने की सजा भी पूरी हुई। वाह बीरबल! दरबार ने बीरबल के लिए जोरदार ताली बजाई। अकबर मुस्कुराकर, तुम्हारी नजरों में जो चतुराई है बीरबल, वो कोई चुराकर नहीं ले जा सकता। कहानी से सीख, जो आदमी नजरों से भागता है वो सच्चाई से भी भागता है। पर जब बीरबल जैसे किसी की नजर उस पर पड़ती है तो फिर भागने का रास्ता नहीं बचता। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो हर बात से पहले खांसता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी नियुक्त हुआ था। नाम था हरकुमल, चेहरा भोला भाला, उम्र कोई 50 के आसपास, चाल में विनम्रता और आवाज में मिठास। लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर बात शुरू करने से पहले जोर से खांसता था। मतलब अगर उसे कहना हो कि हुजूर ये काम हो गया तो पहले 3 बार खा 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 फिर बात। अगर बीरबल से कुछ पूछना हो तो पहले खा खा फिर सवाल। शुरुआत में सबने सोचा शायद मौसम का असर है या कोई बीमारी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते ये आदत बढ़ती गई और शक भी। एक दिन जब अकबर दरबार में मसले सुन रहे थे, हरकुमल ने खांसते खांसते एक राय दी, खा खा खा। हुजूर, इस मामले में जो किसान झूठ बोल रहा है उसे चाबुक लगाना चाहिए। किसान घबरा गया, बीरबल का माथा भी सिकुड़ा। अकबर झुंझलाते हुए, बीरबल ये आदमी हर बार खांसता क्यों है? इसकी राय में कोई बात तो होती है, लेकिन खांसी के बाद आती है। क्या ये इत्तेफाक है? बीरबल धीरे से मुस्कुराकर, हुजूर कभी कभी खांसी सिर्फ बीमारी नहीं होती,
बहाना भी हो सकती है। अकबर, तो तुम कहना चाहते हो ये दरबारी जानबूझकर खांसता है? बीरबल, अगर इजाजत हो तो इस रहस्य पर रोशनी डालने के लिए मैं एक योजना बनाना चाहता हूं। अकबर उत्साहित, तुरंत बनाओ। मैं तो अब इसे बोलते देखता हूं तो खांसी आने लगती है। बीरबल की योजना, खांसी पर निगरानी। अगले दिन बीरबल ने कुछ दरबारियों को विशेष आदेश दिया। जब भी हरकुमल खांसे तो उसके आसपास बैठे 3 अलग अलग लोग अपनी अपनी जगह से चुपचाप उठकर उसकी बगल में खड़े हो जाएं, फिर बिना कुछ कहे वापस चले जाएं। योजना चालू हुई। पहली बार हरकुमल ने कहा, खां खां, मैं सोचता हूं कि ये जमींदार झूठा है। 3 दरबारी उठे और बिना कुछ बोले उसकी बगल में जाकर खड़े हुए, फिर चुपचाप लौट गए। हरकुमल का चेहरा थोड़ा घबराया। दूसरी बार, खां खां खां, मैं कहूंगा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध छेड़ देना चाहिए। फिर वही 3 दरबारी उठे, जाकर खड़े हुए और लौट आए। अब हरकुमल पसीना पसीना। अगले दिन उसने दरबार में एक भी राय नहीं दी। अकबर हंसते हुए बीरबल से, क्या कमाल कर दिया बीरबल, खांसी की दवाई नहीं दी फिर भी खांसी रुक गई। बीरबल हंसते हुए, क्योंकि हुजूर ये खांसी सिर्फ हवा में नहीं उड़ती थी, ये एक गुप्त इशारा थी। अकबर, मतलब? बीरबल, हर बार जब हरकुमल खांसता था वो दरबार के कुछ चुने दरबारियों को सिग्नल देता था कि अब मैं जो बात कहने वाला हूं उसे समर्थन दो। जैसे ही खांसी होती वो इशारा समझ जाते और उस बात पर हामी भरते थे। अकबर चौंक कर, तो ये दरबार को मनाने का तरीका था? बीरबल, जी हां, खांसी के बहाने विचारों पर प्रभाव जमाना ताकि लगे कि वो जो कह रहा है वो दरबार के ज्यादातर लोगों की सोच है। अकबर गंभीर होकर, कितनी चालाकी है और कितना सूक्ष्म अपराध। अगर तुम न होते तो मैं तो उसे भविष्य का वजीर समझ बैठता। बीरबल, खांसी को बीमारी समझिए हुजूर, पर जब वो राय बनाने लगे तो जांच जरूरी है। अंतिम सुनवाई, दरबार का निर्णय। अकबर गर्जन करते हुए, हरकुमल, क्या ये सच है कि तुमने खांसी को सामूहिक राय दिखाने के लिए इस्तेमाल किया? हरकुमल झुंझलाते हुए, हुजूर, खांसी तो सिर्फ एक आदत थी। बीरबल बीच में टोकते हुए, और आपके घर में खांसी का मतलब क्या होता है? तालियों की गूंज। हरकुमल झुककर, मैं मानता हूं, मैंने कुछ दरबारियों को अपने पक्ष में मिला लिया था और खांसी को एक संकेत बनाया ताकि मेरी राय को दरबार में वजन मिले। अकबर, तो अब तुम्हें एक सजा मिलेगी ऐसी जो तुम्हारी खांसी का सही इलाज करेगी। बीरबल की सजा। बीरबल, इस आदमी को अगली 6 पेशियों तक दरबार में बैठने की अनुमति होगी, लेकिन मुंह पर पट्टी बांधकर, ताकि जब बोले तो शब्दों से और जब न बोले तो न खांसे। अकबर हंसते हुए, शानदार सजा। बोल भी नहीं सकता, खांस भी नहीं सकता, अब तो सोचकर बोलेगा। कहानी की सीख, हर खांसी जरूरी नहीं कि जुकाम की हो, कभी कभी वो सत्ता की चाल भी हो सकती है। अगली कहानी, बीरबल और आधे वजीर की मांग। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा दिन शुरू हुआ। सुबह सुबह शाही सिपाही दौड़ते हुए आए। एक ग्रीब पर आत्मविश्वास से भरा आदमी महल के मुख्य फाटक पर खड़ा था। पहनावा मामूली, पर आंखों में ऐसी चमक जैसे कोई बादशाह खुद दरबार में पेश हो रहा हो। उसने कहा,
मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। एक प्रस्ताव है मेरे पास जो सिर्फ उन्हें ही दिया जा सकता है। सिपाहियों ने शक के साथ उसकी तलाशी ली। कोई हथियार नहीं, बस एक कपड़े में लिपटी हुई किताब और एक पुरानी कलम। बात को अजीब मानकर उसे दरबार तक पहुंचा दिया गया। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? नाम नहीं बताऊंगा हुजूर, बस प्रस्ताव सुन लीजिए और अगर ठीक लगा तो नाम भी बता दूंगा। अकबर हंसते हुए, बड़ा दिलचस्प है, चलो बोलो क्या कहना है। गरीब आदमी सीधा बोलते हुए, हुजूर मैं आपके दरबार का आधा वजीर बनना चाहता हूं। दरबार में एकाएक सन्नाटा। फिर कुछ दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। किसी ने कान खुजाया, किसी ने मुंह छुपाया। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बहुत गौर से उस आदमी को देख रहे थे। अकबर गंभीर होकर, ये मजाक है या पागलपन? गरीब आदमी, नहीं बादशाह सलामत, मेरा प्रस्ताव बेहद ठोस है। मुझे पूरे वजीर की ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ आधी, न ज्यादा न कम। अकबर मजाक उड़ाते हुए, और बताओ आधा वजीर कैसे बनते हैं? क्या किसी दिन मैं आधा बादशाह भी रहूंगा? गरीब आदमी शांत स्वर में, बस एक बार मेरी परीक्षा लीजिए। अगर मैं दरबार की किसी एक बड़ी उलझन को बीरबल से बेहतर हल करके दिखाऊं तो आधा पद दीजिए। बीरबल पूरा वजीर हैं, मैं आधा। अब बात मजाक से चुनौती बन चुकी थी। पूरे दरबार की आंखें बीरबल पर टिक गईं। अकबर, बीरबल क्या कहोगे इस अजीब दावे पर? बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर मुझे किसी आधे आदमी से डर नहीं है। उलझन दीजिए और हम दोनों उसे हल करें। जो सुलझा ले वो जीते। अकबर, ठीक है। दरबार की उलझन 3 अपराधी और 1 निर्दोष। अकबर ने अगले दिन के लिए एक परीक्षा तय की। 3 कैदी लाए गए, तीनों पर चोरी का आरोप, और चौथा एक किसान जो निर्दोष था पर उसकी शक्ल चोरों जैसी थी। काम ये था, इन चारों में से किसने चोरी की और कौन निर्दोष है, यह बिना किसी गवाह, बिना दस्तावेज, सिर्फ उनके बोलने और व्यवहार से पहचानना था। अकबर, बीरबल और ये अजनबी दोनों को 15 से 15 मिनट दिए जाएंगे, फिर फैसला सुनाया जाएगा। बीरबल का तरीका। बीरबल सबसे पहले चुपचाप चारों के पास गए। उन्होंने हर एक से 3-3 सवाल पूछे। चोरी किस दिन हुई थी? उस रात तुम कहां थे? अगर तुम दोषी नहीं हो तो असली चोर कौन है? चारों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन 3 जवाबों में एक अनदेखी समानता थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर तीसरे नंबर वाला आदमी निर्दोष है, बाकी तीनों मिलकर झूठ गढ़ रहे हैं। अकबर, क्यों? बीरबल, क्योंकि तीनों ने कहा मैं तो अपने गांव में था उस रात, लेकिन वो गांव इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ है, वहां कोई रह ही नहीं सकता। ये एक झूठी मिलीभगत है। और जो तीसरे नंबर वाला है उसने कहा कि उसे नहीं पता बाकी कौन है। ये बात सबसे सच्ची लगी। अकबर, बहुत अच्छे। अब अजनबी की बारी। गरीब आदमी बिना बोले चारों के पास गया। उसने उनकी आंखों में देखा, फिर अचानक चिल्लाया, सुनो, आग लग गई है बाहर। तीनों एकदम चौंककर खड़े हो गए। चौथा बैठा ही रहा। अजनबी मुस्कुराया, हुजूर जो अपराध करता है वो खतरे की आहट से सबसे पहले डरता है। बाकी तीनों की रीढ़ में डर है, इसलिए तुरंत भागने को तैयार हो गए। निर्दोष को डर नहीं लगा क्योंकि उसने कुछ छुपाया ही नहीं।
अकबर और बीरबल दोनों थोड़ी देर तक सोच में पड़ गए। फैसला चौंकाने वाला मोड़। अकबर, ये तो बहुत शानदार तर्क है। बीरबल, तुम्हारा जवाब तार्किक था, पर इस अजनबी की चाल में चतुराई भी थी और व्यवहारिकता भी। बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं हुजूर, ये आदमी वाकई चतुर है। अकबर हंसते हुए, तो क्या करूं, आधा वजीर बनाऊं इसे? बीरबल, नहीं, पूरा बनाइए। अगर किसी ने दरबार में मुझे टक्कर दी है तो वो सिर्फ इस आदमी ने, और टक्कर भी ईमानदारी से। अजनबी, तो क्या अब मुझे मेरा नाम बताना पड़ेगा? अकबर, जरूर। अजनबी, मेरा नाम है हरिदत्त शर्मा। मैं पूर्व में एक दरबारी था, लेकिन आपकी सल्तनत में योग्यता की जगह सिर्फ चेहरे और रसूख वाले आ रहे थे, तो मैंने तय किया बिना किसी पहचान के फिर से कोशिश करूं, बिना रिश्तों, बिना रुतबे के, सिर्फ चतुराई से। अकबर गंभीर होकर, तुमने बहुत बड़ा संदेश दिया है दरबार को। वाकई में अब से हम चेहरे नहीं, दिमाग देखेंगे। अंतिम सीन। बीरबल और हरिदत्त साथ साथ दरबार छोड़ते हैं। बीरबल मुस्कुराकर, आधा वजीर बनना चाहते थे, अब क्या कहोगे? हरिदत्त, पूरा बना दिया गया, लेकिन मैं आधा ही रहूंगा, ताकि बाकी आधे में हमेशा सीखने की गुंजाइश बनी रहे। सीख। जिस समाज में पहचान से पहले प्रतिभा को जगह मिले, वही दरबार सच का होता है। अगली कहानी। बीरबल और वो साहूकार जिसने कहा, मैं हर कर्जदार को बिना वसूल किए डरा देता हूं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दरबार में दिल्ली के सबसे धनी साहूकार नैनमल साहू को बुलाया गया था। आदमी इतना अमीर कि उसके गहनों की कीमत गिना नहीं जाती, लेकिन चेहरा ऐसा कि जैसे हर समय किसी पर शक कर रहा हो। आंखें चौकन्नी, आवाज खुरदुरी और मुस्कान लगभग कभी नहीं। उस दिन वह अपनी एक खास शिकायत लेकर दरबार में पहुंचा। नैनमल साहू कड़क आवाज में, हुजूर, मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे मेरे कर्जदारों से बचाया जाए। अकबर हैरानी से, क्या कहा? कर्जदारों से बचाया जाए? ये तो उल्टा है। नैनमल गंभीरता से, जी, मैं किसी से वसूली नहीं करता, बस एक बार उधार देता हूं और उसके बाद सामने वाले को ऐसा मानसिक डर होता है कि वह खुद ब खुद भागने लगता है। लेकिन अब कुछ कर्जदार इतने बेपरवाह हो गए हैं कि डरते भी नहीं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर, क्या कोई प्रमाण है कि लोग तुमसे डरे बिना उधार लेकर ऐश कर रहे हैं? नैनमल, हाँ हुजूर, अभी 3 दिन पहले एक हलवाई ने मुझसे 100 अशर्फिया उधार ली और कल मेरे सामने से मिठाई खाते हुए निकल गया। ना आंखें झुकाई, ना नमस्ते की। बीरबल हल्के मुस्कुराते हुए, तो आप चाहते हैं कि हम इस अपराध का मुकदमा चलाएं? डर में गिरावट। दरबार में हंसी गूंज गई। नैनमल, बीरबल जी, मेरे लिए डर ही असली वसूली है। अगर लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे तो मेरी साख खत्म हो जाएगी। अकबर गंभीर होकर, तुम्हारा डर दरबार की जिम्मेदारी नहीं है नैनमल, पर अगर तुम साबित कर सको कि तुम्हारी वसूली का तरीका सिर्फ डर है और डर की गिरावट से तुम्हारा घाटा हुआ है, तो शायद बीरबल तुम्हारे लिए उपाय निकाल सके। बीरबल, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए हुजूर। मैं इस मामले को दरबार के सबसे अनोखे मुकदमे में बदलना चाहता हूं, डर बनाम कर्ज। 3 दिन बाद बीरबल ने साहूकार के 5 कर्जदारों को दरबार में बुलाया। हलवाई, राजमिस्त्री, एक दर्जी, एक मंदिर का पुजारी और एक हकीम। सबने कर्ज लिए थे।
और किसी ने एक पाई लौटाई नहीं थी। बीरबल, आप सबने नैनमल साहू से उधार लिया और अब लौटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। वजह? हलवाई: बीरबल जी, हम जानते हैं कि साहूकार जी कभी वसूली नहीं करते, वो बस घूरते हैं। राजमिस्त्री: और घूरने से अब डर नहीं लगता, अब तो आदत सी हो गई है। दर्जी: उनकी चुप्पी अब चुभती नहीं, चटकती लगती है। हकीम: कई बार तो लगता है साहूकार जी न हो तो जीवन में तनाव ही न हो। दरबार फिर हंसी से भर गया। बीरबल अकबर से: हुजूर, अब मैं इस पूरे मामले का हल प्रस्तुत करता हूं, एक ऐसा हल जो इस दरबार में पहली बार लागू होगा। बीरबल की योजना, डर की नीलामी। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि अब से साहूकार नैनमल का डर सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा। जो सबसे अच्छा डर पैदा कर सकेगा उसे दरबार से सरकारी डर का दर्जा मिलेगा। सुनकर पूरे नगर में खलबली मच गई। सैकड़ों लोग दरबार पहुंचे, कोई आवाज से डराने वाला, कोई अजीब कपड़े पहनने वाला, कोई भूत की तरह बोलने वाला। सबने अपने अपने डर दिखाए, लेकिन नैनमल बस अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, घूरता हुआ, बिना बोले। बीरबल हंसते हुए: साहूकार जी, आपने आज तक कुछ नहीं कहा, फिर भी लोग आपसे डरते थे। अब आपके डर की बोली लग चुकी है और जीतने वाला है। हलवाई: हलवाई चौंक कर: मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बीरबल: बिल्कुल ठीक, नैनमल साहू जैसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम पर इतना कर्ज है कि बाकी लोग तुम्हें देखकर डरने लगे हैं कि कहीं इन्हीं की तरह हमें भी चुकाना न पड़े। दरबार में ठहाके लगने लगे। बीरबल अकबर से: हुजूर, नैनमल साहू का डर अब फैशन हो गया है। अब लोग डरते नहीं, हंसते हैं। और जब डर हंसी में बदल जाए तो वसूली भी मजाक हो जाती है। अकबर: बहुत खूब बीरबल, अब नैनमल साहू को क्या सजा दी जाए? बीरबल: सजा नहीं, एक इलाज। अब से साहूकार जी को हर कर्जदार को पत्र लिखकर कहना होगा, मैं तुमसे डरता हूं कि तुम पैसा लौटा दोगे। इससे उन्हें असली वसूली का स्वाद मिलेगा। अंतिम दृश्य। साहूकार दरबार से लौटते समय बीरबल से बोला, आपने मेरा डर छीन लिया। बीरबल: नहीं साहूकार जी, मैंने आपका बोझ हल्का किया है। डर बना रहे ये चाहने से अच्छा है कि पैसा लौट आए। डर से रुतबा नहीं टिकता, काम से टिकता है। सीख: डर अगर हथियार बन जाए तो एक दिन हंसी का कारण बन जाता है, और हंसी अगर बीरबल की हो तो पूरी सल्तनत को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगली कहानी। बीरबल और वो औरत जो हर सवाल पर सिर्फ मुस्कुराती थी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह सुबह दो सिपाही एक औरत को पकड़कर लाए, साधारण कपड़े, झुकी नजरें और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने किसी को थप्पड़ मारा था, मगर क्यों? किसे मारा था और क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकती थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो कुछ बोलती ही नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। औरत मुस्कुराई, चुप रही। तुम्हें दरबार में लाने की वजह क्या है? वजीर ने पूछा। वो फिर मुस्कुराई और चुप रही। क्या तुम गूंगी हो? एक सिपाही बोला। वो थोड़ी तेज मुस्कुराई, पर जवाब नहीं दिया। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल, जो आज कुछ देर से आए थे, जैसे ही अंदर दाखिल हुए
औरत की निगाह उन पर पड़ी और पहली बार उसकी मुस्कान थोड़ी धीमी हुई। अकबर ने बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल, ये औरत राजधानी के सबसे बड़े सोने के व्यापारी को थप्पड़ मार चुकी है, मगर बोलती नहीं है। कोई नहीं जानता क्यों मारा। न ये कुछ कहती है न गवाही देती है, बस मुस्कुराती रहती है। तुम्हें अब इसका सच निकालना है। बीरबल मुस्कुराए। वो मुस्कान औरत की मुस्कान से थोड़ी मिलती जुलती थी, पर उसमें सवाल था, चुनौती थी और हल्की शुरुआत भी। जहां शब्द चुप हो जाए वहां बुद्धि बोलती है, जहां मुस्कान स्थायी हो वहां रहस्य भी ठहरा होता है। बीरबल ने एक छोटी सी मेज मंगवाई और उसके ठीक सामने बैठ गए उस औरत के। अब शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो न शब्दों में था न हिंसा में। वो था बुद्धि और मौन का आमना सामना। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बीरबल ने पहली बात की। औरत मुस्कुराई। कोई जवाब नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम्हें अपराधी मान लिया जाएगा। औरत की मुस्कान में अब थोड़ी करुणा झलकी, पर शब्द अब भी गायब। बीरबल ने अब चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। लंबी नजरें और दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी जो शोर से कहीं ज्यादा बोलती थी। फिर बीरबल बोले, ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ तुम्हारे जैसे काम करूंगा। जैसे तुम मेरी बात पर मुस्कुराई, मैं भी हर चीज पर सिर हिलाऊंगा। देखते हैं कब कोई समझ पाएगा। बीरबल अब दरबार में आए हर सवाल पर सिर हिलाने लगे। कोई पूछे, क्या आपने खजाना देखा? बीरबल सिर हिलाए। क्या अपराधी पकड़ा गया? बीरबल फिर सिर हिलाए। अब दरबार उलझन में पड़ गया। वजीर ने कहा, बीरबल ये क्या कर रहे हैं? ये तो गड़बड़ है। बीरबल ने तब जवाब दिया, गड़बड़ तब नहीं थी जब ये औरत यही कर रही थी। दरबार खामोश। बीरबल ने तब औरत की ओर मुड़कर कहा, अब अगर तुम नहीं बोलोगी तो हम सब भी बस सिर हिलाते रहेंगे और हर कोई मान लेगा कि तुमने अपराध किया है, चाहे तुम निर्दोष क्यों न हो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? औरत की मुस्कान अब फीकी पड़ी। उसने पहली बार आंखों में आंसू लाए और फिर धीमे से बोली, मैंने उसे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी छोटी बहन को जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी, मगर वो अमीर है और मैं गरीब। मैं डरती थी कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। अब अकबर की आंखें सिकुड़ी। क्या ये बात सच है? बीरबल बोले, बादशाह सलामत, जब एक औरत चुप होकर सिर्फ मुस्कुराए तो अक्सर वो सजा नहीं मांगती, न्याय मांगती है। और जब वो न्याय की उम्मीद छोड़ देती है तो हंसी उसका ढाल बन जाती है। बादशाह ने व्यापारी को बुलवाया। पूछताछ हुई। गवाह सामने आए और आखिरकार व्यापारी दोषी पाया गया। औरत की मुस्कान अब बदल चुकी थी। वो मुस्कुराहट अब सुकून की थी, डर की नहीं। और बीरबल, उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक वाक्य कहा, सच जब चुप होता है तो वो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, अगर कोई उसे सुनने वाला हो। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और आधा सिर मुंडवाने की फरियाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा फरियादी आया। न ऊंचा ओहदा, न रईसी ठाठ, बस एक अधपकी दाढ़ी, आधा मुंडा सिर और सिर पर एक लाल फूल टिका हुआ जो बार बार झुक जाता था। हुजूर, उस आदमी ने आवाज में कंपी लिए कहा, मैं इंसाफ चाहता हूं। मेरे साथ अधूरा अन्याय हुआ है। अकबर ने आंखें तरेरी, कौन है ये और इसके सिर का क्या हाल है? सेनापति ने हाथ जोड़कर बताया,
जहानपनाह, ये व्यक्ति गांव सोंधापुर से आया है। इसका कहना है कि इसके सिर के आधे हिस्से को जबरदस्ती नाई ने मुंडवा दिया और अब ये कहता है कि या तो पूरा सिर मुंडवाओ या पूरा इंसाफ दो। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। तंबूरा वादक तक खिलखिला उठा। बीरबल मुस्कुराए, मुझे यकीन है इस अधूरे बाल कटवाने में भी कोई पूरी चाल है। पहला मोड़ मामला बाल का नहीं, बेहूदगी का है। हुजूर, फरियादी ने कहा, मैं सोंधापुर का राजकीय संदेशवाहक हूँ। मेरा काम दरबारों और गांवों के बीच संदेश लाना है। 2 दिन पहले मैं अपने गांव के देवता के मंदिर गया था, जहां हमारे रिवाज के मुताबिक सिर मुंडवाना पड़ता है। तो फिर ये तो आस्था का मामला हुआ। अकबर बोले। नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, मुंडन की रीत तो थी, लेकिन मंदिर का नाई मुझसे नाराज था। उसने बदला निकालने के लिए आधा सिर मुंडा और बोला, अब जा दरबार में, देखे कौन तुझे नौकरी पे रखता है। अकबर चौंक गए, ये तो बदले की बू आती है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बीरबल का सवाल, कितना मुंडा, कितना बचा? बीरबल ने पूछा, सिर के किस हिस्से के बाल बचे हैं? दायां हिस्सा मुंडा गया है और बाएं पर अब भी घने बाल हैं। बीरबल हंसे, यानी अब ये आदमी एक तरफा ही विचार करता है। दरबार में फिर हंसी छूट गई। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस अद्भुत समस्या का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल बोले, अगर इजाजत हो तो इस अधूरे अन्याय का न्याय पूरी चालाकी से दूंगा। दूसरा मोड़, बीरबल का अजीब फरमान। बीरबल ने फरियादी से कहा, क्या तुम नाई से दोबारा मिल सकते हो? हुजूर, जान का खतरा है, फरियादी ने कहा। डरो मत, बीरबल बोले, हम एक नाटक रचेंगे ऐसा कि नाई फिर कभी अधूरे बाल काटने की हिमाकत न करे। और फिर शुरू हुआ योजना का खेल। तीसरा मोड़, सोंधापुर में बीरबल बना नौकर। बीरबल ने वेश बदल लिया, एक मामूली व्यापारी का। वह उसी मंदिर में गया और घोषणा की कि वह राजा अकबर के निजी खजाने का गुप्त रक्षक है। नाई को बुलवाया गया। बीरबल बोला, मैंने सुना है तुम यहाँ के सबसे कुशल नाई हो। मुझे सिर मुंडवाना है, पर एक बात है, सिर पर एक विशेष चिन्ह है, जो अगर मुंड गया तो अकबर मुझे खुद मरवा देगा। नाई घबरा गया, लेकिन उसके लालच ने उसे धीमे धीमे बाल काटने को मजबूर किया। जैसे ही वह आधा सिर मुंडा, बीरबल चिल्ला पड़ा, बस यही गलती की थी उस राजदूत के साथ भी। अब देख। बीरबल ने अपना असली परिचय दिया। पूरा गांव एकत्र हो गया। चौथा मोड़, नाई की अदालत में पेशी। नाई को दरबार में लाया गया। अकबर ने कहा, तूने अपने गांव के प्रतिनिधि का मजाक उड़ाया, क्या तुझे शर्म नहीं आई? नाई ने सिर झुकाया, हुजूर, मैं नाराज था। उसने मेरे उधार लौटाने से इनकार किया था। बीरबल मुस्कुराए, यानी मामला बाल का नहीं, उधारी का है। अंतिम चाल, बीरबल का प्रस्ताव, अधूरे के बदले अधूरा। बीरबल बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो सजा मैं तय करूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, नाई को आदेश दिया जाए कि वो खुद का सिर भी आधा आधा मुंडवाए। 1 सप्ताह तक दाया आधा मुंडा रहे, अगले सप्ताह बाया, और हर दिन उसे खुद मंदिर के बाहर खड़ा रहना होगा। ये पट्टी लेकर मैंने अधूरी सेवा दी, अब अधूरी इज्जत भुगत रहा हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा था, फिर हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी यह सजा तो इंसाफ से भी ऊपर है, यह तो शिक्षा है। अंतिम दृश्य, नाई बना सबक, फरियादी बना उदाहरण। सोंधापुर का नाई अब सबसे विनम्र व्यक्ति बन चुका था, और वह राजकीय संदेशवाहक, जिसने अधूरे अन्याय की पूरी लड़ाई लड़ी थी, अब दरबार का सम्माननीय न्यायदूत बना दिया गया।
अकबर बोले, आज मैंने जाना कभी कभी इंसाफ पूरा तभी होता है जब सजा अधूरी लगे पर असर पूरा करे। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अन्याय कितना भी आधा हो, जब जवाब चतुर हो न्याय पूरा हो ही जाता है। सीख, कभी कभी लोग अधूरी बातें करके पूरी बेइज्जती कर जाते हैं, लेकिन अगर जवाब में भी वही अंदाज हो तो असर दुगना होता है। अगली कहानी, बीरबल और वो किसान जो अपने खेत में बादशाह को बो रहा था। एक बार की बात है, दरबार की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। नक्कारों की आवाज कुछ ज्यादा जोश में थी, सिपाही कुछ ज्यादा तेज चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, बीरबल आज सबसे पीछे आकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। अकबर ने गौर किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। राजमहल के बाहर से एक अजीब फरियादी बुलाया गया था। उसका नाम था हरका, एक दुबला-पतला, भूरे रंग की धोती और एक पुराने साफे में लिपटा अधेड़ किसान। चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने धूप की तरह झुलसा डाला हो, लेकिन आंखों में एक अजीब आग थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। वो सीधे दरबार के बीचों बीच आया, अकबर को सलाम किया और चुपचाप एक मिट्टी से सना बोरा सामने रख दिया। अकबर चकित होकर, यह क्या है? हरका साफ आवाज में, बादशाह सलामत, मैं इस बोरे में आपको बो रहा हूं। दरबार में सन्नाटा। फिर अचानक हंसी की एक लहर दौड़ गई। अकबर भौहें चढ़ाते हुए, मुझे बो रहा है? क्या मतलब है तेरा? हरका, जहांपना, आप ही तो कहते हैं कि हर बीज अपने फल का रूप लेता है। मैं सोचता हूं कि अगर बादशाह को बो दूं तो शायद मेरे खेत में इंसाफ उगेगा। बीरबल के होठों के कोने कांप गए। यह कुछ नया था, बिल्कुल नया। अकबर गंभीर होते हुए, तू मेरी तौहीन कर रहा है या अपनी परेशानी बयां कर रहा है? हरका, जहांपनाह, अगर इंसाफ होता तो मुझे आपको बोने की जरूरत ही न पड़ती, मगर मैंने 5 फरियादें की, 5 बार सुनवाई जारी है लिखा गया। अब मैंने सोचा क्यों न सीधा आपको ही बो दूं ताकि अगली फसल में जवाब मिल जाए। दरबार में एक खामोशी सी पसर गई। अकबर धीरे से बीरबल की ओर देखकर, क्यों बीरबल, इस पर क्या राय है तुम्हारी? बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, इस किसान की अक्ल को सलाम। यह आदमी नहीं, नीतिशास्त्र की किताब है, बस आवाज में मिट्टी की स्याही लगी है। अकबर, मगर बीरबल, क्या इस तरह मेरी हस्ती का मजाक उड़ाना सही है? बीरबल, नहीं हुजूर, ये कोई मजाक नहीं, ये एक किसान की बुद्धिमानी है जो अपनी लाचारियों को जुबान देने आया है। ये बोरा नहीं, ये सब्र की परतें हैं जो फट चुकी हैं। अकबर, तो क्या करूं मैं इसके लिए? बीरबल, हुजूर, सबसे पहले तो इसके खेत का मुआयना करवाइए। हो सकता है वो जमीन ही वो हो जहां इंसाफ सच में बोया जा सकता है। दरबार का आदेश और चौंकाने वाली जांच। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। 2 अमीर, एक कोतवाल और एक काजी को साथ भेजा गया कि जाकर देखें आखिर हरका के खेत में क्या परेशानी है। 3 दिन बाद वो लौटे। चेहरे पर खामोशी थी। अमीर, जहांपनाह, यह किसान सच बोलता है। गांव का बड़ा जमींदार उसकी जमीन में जबरन हल चलवा रहा था। शिकायत उसने दर्ज करवाई, लेकिन कोतवाल के दलालों ने वही दस्तावेज फाड़ दिए। अकबर गुस्से में, और कोतवाल ने क्या किया? बीरबल, बिना रुके वही जो बिचौलिए करते हैं, अदालतों में देरी और बहानों का खेत बो दिया। हरका, जहांपनाह, मुझे बस अपनी जमीन नहीं चाहिए, मुझे वो गड्ढा भी चाहिए जिसमें मेरी उम्मीदें दफन हो गईं। बीरबल की चतुराई। अकबर ने हरका को उसकी जमीन दिलवा दी, लेकिन बीरबल यही नहीं रुका। उसने कुछ अनोखा किया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने मिट्टी से सना हुआ एक और बोरा लाकर रख दिया।
बीरबल, हुजूर, आज मैंने भी कुछ बोया है। अकबर, क्या बोया? बीरबल, सच और झूठ एक साथ। ये बोरा अदालत में पहुंचेगा और देखा जाएगा कि उसमें से क्या उगता है। अकबर मुस्कराया। उसे समझ आ गया था कि बीरबल ने केवल एक किसान का दर्द नहीं, पूरी व्यवस्था की जड़ें हिला दी थीं। अंतिम मोड़। कई महीनों बाद वही किसान हरका दरबार में फिर आया। इस बार उसके कपड़े साफ थे, चेहरा शांत, लेकिन हाथ में एक थैला था। उसने अकबर को नमस्कार किया और थैला खोला। अंदर गेहूं की बालियां थीं, एकदम सोने की चमक लिए हुए। हरका, जहां पनाह, ये उस खेत की पहली फसल है जिसमें मैंने आपको बोया था। शायद अब इंसाफ उगने लगा है। अकबर हंसते हुए, और इस बार किसी को दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं पड़ी। हरका मुस्कुराकर, नहीं जहां पनाह, बीरबल जैसे लोग अगर दरबार में हों तो इंसाफ खुद खेतों में आने लगता है। बीरबल, और अगर न हो तो किसान खुद बादशाह बोने निकल पड़ते हैं। सीख। जब व्यवस्था बहरी हो जाए तो जनता नए रास्ते बोने लगती है, और कभी कभी वो रास्ता दरबार से होकर नहीं, सीधे खेतों से निकलता है। अगली कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसे गुस्सा कभी नहीं आता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी चहल पहल के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। हर सुबह शाही नक्कार खाने की गूंज के साथ दरबार खुलता और राजा की आंखों के सामने हजारों किस्से बिछ जाते। कोई जमींदार अपनी जमीन की गुहार लेकर आता, कोई कलाकार अपनी कूची के कमाल से हैरान करता, तो कोई पंडित अपने पांडित्य की धौंस जमाने चला आता। लेकिन उस दिन दरबार में जो आया वो कोई गाना बजाना करने वाला या बहस करने वाला नहीं था। वो एक शांत, सौम्य और अत्यधिक विनम्र व्यापारी था। नाम था भानुमल सोधी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो जैसे हर समस्या को पी जाती हो। आंखें झुकी हुई, चाल बिल्कुल सीधे धागे जैसी। भानुमल ने धीरे से हाथ जोड़कर सलाम किया और एक गूंजती आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो भानुमल, दरबार तुम्हारा है। भानुमल ने कहा, मैंने जीवन भर व्यापार किया, घाटा सहा, धोखा खाया, पर कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं। क्या गुस्सा न करना भी कोई जुर्म है? दरबार एक पल को शांत हो गया। फिर किसी ने फुसफुसाया, जरूर कोई ढोंगी होगा। कौन आदमी गुस्सा नहीं करता? अकबर की दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने कहा, भानुमल, तुमसे तो मिलना चाहिए था पहले। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर दरबार की इजाजत हो तो मैं 3 दिन तक भानुमल की परीक्षा लेना चाहूंगा। देखना चाहता हूं कि गुस्सा सच में आता नहीं, या ये साहब उसे छुपाना जानते हैं। अकबर हंस पड़े, इजाजत है। मगर बीरबल, अगर तुम इन्हें गुस्सा दिला सको तो इनाम तुम्हारा, नहीं दिला सके तो हफ्ते भर की छुट्टी बिना वेतन। बीरबल ने हामी भरी और भानुमल को अपने साथ महल के अतिथि कक्ष में ले गया। पहला दिन, धोबी का डंडा। बीरबल ने भोर होते ही भानुमल को दरबार के पिछवाड़े एक पुराने तालाब के पास भेजा, जहां उसे कपड़े धोने को कहा गया। पर मैं व्यापारी हूं, भानुमल बोला। आज के दिन तुम दरबारी हो, और दरबारी का काम आदेश मानना है, बीरबल ने कहा। भानुमल मुस्कुराया और बिना कुछ बोले धोबी बन गया। घंटों तक कपड़े भिगोता, पटकता, सुखाता रहा, कोई शिकायत नहीं। शाम को बीरबल ने एक नौकर को भेजा, भानुमल, सब कपड़े दोबारा गंदे हो गए हैं, फिर से धो डालो।
भानुमल ने सिर झुकाया और बोला, धो डालूंगा। दूसरा दिन थाली में धोखा। दूसरे दिन बीरबल ने एक विशेष भोज का आयोजन किया, जिसमें भानुमल को शाही मेहमान बताया गया। भानुमल को रेशमी आसन पर बिठाया गया। सामने सोने की थाली रखी गई, लेकिन थाली में कुछ भी नहीं था। सारी व्यंजन तो हैं, भानुमल ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ? बीरबल ने पूछा। कल्पना में। आदमी जितना कम खाता है उतना हल्का महसूस करता है। दरबार के सेवक हंसने लगे। बीरबल के माथे पर चिंता की रेखा उभरी। तीसरा दिन दुकान की तोड़फोड़। अब बीरबल ने आखिरी हथकंडा अपनाया। भानुमल की शहर में मशहूर मसाले की दुकान थी। बीरबल ने नगर सेवकों को भेजा। दुकान की छत गिरा दी गई, तराजू तोड़े गए और सामने बीरबल खुद खड़ा था। भानुमल पहुंचा, देखा दुकान तबाह है। चारों ओर मसाले उड़ रहे थे, मिर्च हवा में थी। बीरबल ने पूछा, कहो भानुमल, अब क्या करोगे? भानुमल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खड़िया मिट्टी बेचूंगा। उसमें कोई स्वाद नहीं होता, पर कोई उम्मीद भी नहीं करता। अब की बार बीरबल चौंका। उसने भानुमल की आंखों में देखा, कोई जलन नहीं, कोई चालाकी नहीं। वहां सिर्फ स्वीकार्यता थी, गहरा, स्थिर, सच्चा धैर्य। चौथा दिन दरबार में फैसला। बीरबल ने भानुमल को दरबार में लाकर खड़ा किया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं हार गया। अकबर की आंखें फैल गईं। इतनी चोटें, अपमान, नुकसान, फिर भी ये व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ। न हंसा न रोया। ऐसा आदमी अपने जमाने का बुद्ध है। अकबर ने भानुमल की ओर देखा। क्या सचमुच कभी क्रोध नहीं आता? भानुमल ने अब पहली बार अकबर की आंखों में झांका। जहां पनाह, गुस्सा आता है, पर मैं उसे अपने पास बैठाकर चाय पिलाता हूं, फिर वो खुद ही चला जाता है। पूरा दरबार हंसी में गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इतने दिन में मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई, जो आदमी गुस्से को दोस्त बना ले वही असली व्यापारी है। बाकी तो घाटानफा का हिसाब है। अंतिम मोड़, परख का राज। दरबार के उठने के बाद बीरबल ने अकेले में भानुमल से पूछा, पर एक बात बताओ, जब मैंने दुकान तोड़ी थी, क्या वाकई तुम्हें गुस्सा नहीं आया? भानुमल ने धीमे से जवाब दिया, गुस्सा आया था, लेकिन मैंने सोचा, अगर बीरबल जैसा चतुर आदमी मेरी दुकान तोड़ रहा है तो यकीनन कोई सीख छुपी होगी, और मुझे सीख पसंद है, नुकसान नहीं। बीरबल चुप हो गया। निष्कर्ष, भानुमल को बादशाह अकबर ने दरबार का धैर्य रत्न घोषित किया और बीरबल को उपहार में एक नया तराजू मिला, बिना पलड़े वाला। जब बीरबल ने पूछा क्यों, तो अकबर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम अब भावनाएं तौलना सीख गए हो। सीख, गुस्से से जीतना आसान नहीं, पर उसका स्वागत करना, यही असली बुद्धिमानी है। अगली कहानी, बीरबल और वो कारीगर जिसने कहा, मैं समय को पकड़ सकता हूं। एक बार की बात है, दरबार के मध्य में हलचल थी। आज एक अजनबी आया था, गठीला शरीर, बालों में चांदी की लकीरें, चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता और होठों पर आत्मविश्वास की मुस्कान। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, मैं वो कारीगर हूं जो समय को पकड़ सकता है। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाई। यह दावे का समय नहीं, पर हंसी का मौका लग रहा था। अकबर हंसते हुए, बकने वाला तो हर मोड़ पर मिलता है, लेकिन समय पकड़ने का दावा। ओ कारीगर, क्या तुझमें दम है या ये भी कोई दरबारी नौटंकी है? कारीगर शांति से, जहां पनाह, न ये नौटंकी है, न कोई चालाकी। मैंने एक यंत्र बनाया है
जो समय को दिखाता ही नहीं, पकड़ता भी है। अब दरबार में कानाफूसी होने लगी। एक तरफ राजा की आंखों में जिज्ञासा, दूसरी तरफ बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान। समय को पकड़ने वाला यंत्र। कारीगर ने एक लकड़ी का संदूक दरबार में रखवाया। वह दिखने में सामान्य था, लेकिन उसमें नक्काशी इतनी जटिल थी कि लगता था जैसे किसी ब्रह्मांड को लकड़ी में उकेरा गया हो। फिर उसने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा सा उपकरण था, घड़ी जैसा, पर किसी भी घड़ी जैसा नहीं। कारीगर, ये है कालग्रहिक, समय को पकड़ने वाला उपकरण। जिस क्षण इसे चालू कर दूंगा, उस पल में जो भी कहूंगा, करेगा, सोचूंगा, वहीं ठहर जाएगा, ना आगे ना पीछे। अकबर चकित होकर, अगर ये सही में काम करता है तो तू सम्राट से भी बड़ा हुआ। बीरबल, क्या राय है तुम्हारी? बीरबल धीरे मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, समय को समझना कठिन है, लेकिन पकड़ना उससे भी कठिन। पर मुझे ये खेल अच्छा लग रहा है। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम इस यंत्र की परीक्षा करो। अगर सच निकले तो इस कारीगर को पूरे राज्य में इज्जत दी जाएगी। झूठ निकला तो इसके हाथों से घड़ी नहीं, झाड़ू पकड़वाया जाएगा। कारीगर तैयार था। उसने यंत्र चालू किया। कमरे में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, समय थम जा। कुछ पल को कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बीरबल की ओर देखा और बोला, अब तुम अपना हाथ हिलाओ। बीरबल ने कोशिश की, पर हाथ नहीं हिला। पूरे दरबार की नजरें उस पर थीं। बीरबल ने बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कमाल है। लेकिन तभी बीरबल ने आंखों के इशारे से एक सिपाही को देखा जो सामान्य रूप से चल रहा था। बीरबल गंभीरता से, जहां पनाह, अगर समय थम गया होता तो यह सिपाही क्यों हिल रहा है? और सूरज की किरणें बाहर चल क्यों रही हैं? मुझे शक है कि यह समय नहीं, कोई और जादू है। भंडाफोड़ का खेल। बीरबल ने पास जाकर उस यंत्र को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसने यंत्र को उल्टा कर दिया। नीचे एक नन्हा सा चुंबक निकला और एक छुपा हुआ जाल जो हथेली में एक कंपी पैदा करता था। यह जाल शरीर को कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर देता था, जिससे हल्का लकवा जैसा अनुभव होता। बीरबल, समय को किसी ने नहीं पकड़ा, इसने केवल मेरे स्नायु को पकड़ने की चालाकी की। यह चुंबक और यंत्र शरीर को भ्रमित करता है, न कि समय को। समय तो अब भी बह रहा है, देखिए, दरबार की घड़ी चल रही है। अकबर का चेहरा सख्त हुआ। दरबार में हंसी गूंजने लगी। अकबर गंभीर होकर, ओ धोखेबाज कारीगर, तूने तो कहा था कि तू समय को पकड़ता है, लेकिन निकला तू भ्रम का सौदागर। कारीगर ने सिर झुका लिया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने आगे बढ़ा, कारीगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। लेकिन एक आखिरी बात पूछता हूं, क्या हर वो इंसान जो समय की कदर करता है, समय को पकड़ सकता है? बीरबल उसकी बात पर चौंक गया। कारीगर अब गंभीर हो चुका था। कारीगर धीरे, मैं झूठा था, लेकिन क्या मेरी बात का अर्थ भी झूठा था? बीरबल हंसते हुए, बात की गहराई को झूठ से अलग कर पाना ही समय की समझ है मित्र। अंत में कारीगर को दरबार में सजा नहीं मिली, बल्कि अकबर ने उसे नगर के शिक्षा केंद्र में तर्कशास्त्र और यंत्रधर्म पढ़ाने की अनुमति दी। अकबर, जो समाज को सोचने पर मजबूर करे, वो अपराधी नहीं, शिक्षक होता है। बीरबल मुस्कुराते हुए, और जो समय को पकड़ नहीं सकता, उसे कम से कम समय पर पकड़ लेना चाहिए।
दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी से सीख, जो समय का मजाक उड़ाता है अंततः समय उसे हंसने नहीं देता, और जो समय को समझता है वो हंसते हुए हर समस्या को हल कर सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। राजकवि की नई कविता पर कुछ दरबारी ताली बजा रहे थे तो कुछ ऊँघ रहे थे। अचानक महल का मुख्य द्वार खुला और एक अजनबी आदमी भीतर आया। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, पर एक असाधारण आदत। उसने किसी की आंखों में नहीं देखा। वो झुकी नजरों से सीधा दरबार के बीच आया और अदब से झुककर बोला, हुजूर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर शर्त है कोई मेरी आंखों में नहीं देखेगा और मैं किसी की आंखों में नहीं देखूंगा। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर आश्चर्य से, ये कौन सी अजीब शर्त है? दरबार में आकर नजरें चुराने वाला या तो चोर होता है या शायर। तुम कौन हो? अजनबी? मैं सिर्फ एक आदमी हूं, पर मेरी नजरों में जो है वो देखने लायक नहीं, और किसी की नजरों में देखना मेरे लिए पाप के बराबर है। बीरबल हल्के मुस्कुराते हुए, तो क्या आपको डर है कि अगर किसी ने आपकी आंखों में देखा तो राज खुल जाएगा? अजनबी घबराकर, नहीं, राज नहीं, आदत खुल जाएगी। अब यह और भी रहस्यमय हो गया था। पूरे दरबार का ध्यान उसकी आंखों पर टिक गया, जो अब भी नीची थीं। अकबर, इसका परीक्षण किया जाए। बीरबल, कुछ करो। दरबार में अजीब चीजें तो हमने बहुत देखी, पर ऐसी शर्त पहली बार देख रहे हैं। बीरबल, हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे एक सार्वजनिक चुनौती में बदलना चाहूंगा। अकबर उत्साहित होकर, बिल्कुल, कल सवेरे दरबार में ये आदमी आएगा और तुम्हारा काम है, बीरबल, इस आदमी की नजरें किसी से मिलवाना। अगर तुम असफल हुए तो एक दिन का राज तुम्हें नहीं मिलेगा इस हफ्ते। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराया, स्वीकृत है बादशाह सलामत, पर अगर मैं सफल हो जाऊं तो इस आदमी को सजा मिलेगी दरबार के सामने अपनी असली वजह बताने की। अकबर, मंजूर। अगली सुबह दरबार का मैदान, चारों तरफ भीड़ थी। दरबारी, सिपाही, नगर के बुद्धिजीवी सब इकट्ठा हुए थे उस अजनबी को देखने जो नजरों से भागता था। बीरबल ने एक छोटी योजना रची। सबसे पहले उन्होंने उस आदमी के सामने एक सुंदर चित्र रखा जिसमें आंखें बेहद सुंदर बनी थीं। बीरबल, क्या तुम इस चित्र को देख सकते हो? अजनबी बिना ऊपर देखे, नहीं साहब, आंखें तो बस मन को विचलित करती हैं। बीरबल आंख मारते हुए अकबर से, ठीक है, दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर उन्होंने एक छोटा लड़का बुलवाया, राजकुमारी का भतीजा, मासूम सा, भोला चेहरा। बीरबल, इस बच्चे की आंखों में क्या डरावना है? जरा देखो तो सही, ये क्या तुम्हें पाप की याद दिलाता है? अजनबी थोड़ा कांपते हुए, बच्चा हो या बूढ़ा, आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, देखने के लिए, टटोलने के लिए, पर मैं नहीं देख सकता। दरबार में एक दरबारी फुसफुसाया, लगता है या तो वो जासूस है या पागल। बीरबल की चाल। अब बीरबल ने तीसरा तरीका अपनाया। उन्होंने पूरे दरबार में एक घोषणा करवाई, आज दरबार में जो सबसे सुंदर आंखों वाला आदमी है उसे एक इनाम मिलेगा, पर वो व्यक्ति ये तय करेगा कि उसे कौन घूर कर देख सकता है। सबने सोचा ये क्या तमाशा है, और तभी बीरबल ने अजनबी को बुलाया और बोला, आपको चुनना है कि कौन आपको देख सकता है। अजनबी हकलाते हुए,
मैं किसी को नहीं चुन सकता। बीरबल तेजी से, तो आप मानते हैं कि आपकी नजरें झूठ बोलती हैं? अब अजनबी थोड़ा कांपने लगा। बीरबल उसके पास गए और धीरे से बोले, तुम्हारे जूते के तले में जो कागज छुपा है वो तुम्हारे डर का सबूत है। अजनबी चौंक कर पीछे हटते हुए, आपको कैसे पता? बीरबल मुस्कुराकर, क्योंकि तुम हर बार बाएं पैर से दरबार में घुसते हो और हर बार उसे जमीन से खिसकाते हो, जैसे कोई कागज अटक गया हो। बीरबल ने झुककर जूता उठाया और बाकी उसमें से एक कागज निकला। अकबर गुस्से से, इसमें क्या लिखा है? बीरबल ने पढ़ा, दरबार में चोरी करने का तरीका, स्टेप 1, किसी की आंखों में मत देखो ताकि शक ना हो। दरबार एक पल को सन्न रह गया, फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नजरों से नहीं, नियत से बचने की कोशिश कर रहे थे। अजनबी झुकते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आदत नहीं थी नजरें मिलाने की ताकि कोई मेरे इरादे न पढ़ ले। अंतिम सजा और ताली। अकबर, बीरबल, ये आदमी तुम्हारे हवाले हैं। क्या सजा दोगे? बीरबल, सजा ये होगी कि इसे रोज 10 लोगों की आंखों में सीधे देखकर सलाम करना होगा ताकि इसे अपने अपराध की शर्म महसूस हो। अकबर, और दरबार के सामने सच बोलने की सजा भी पूरी हुई। वाह बीरबल! दरबार ने बीरबल के लिए जोरदार ताली बजाई। अकबर मुस्कुराकर, तुम्हारी नजरों में जो चतुराई है बीरबल, वो कोई चुराकर नहीं ले जा सकता। कहानी से सीख, जो आदमी नजरों से भागता है वो सच्चाई से भी भागता है। पर जब बीरबल जैसे किसी की नजर उस पर पड़ती है तो फिर भागने का रास्ता नहीं बचता। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो हर बात से पहले खांसता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी नियुक्त हुआ था। नाम था हरकुमल, चेहरा भोला भाला, उम्र कोई 50 के आसपास, चाल में विनम्रता और आवाज में मिठास। लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर बात शुरू करने से पहले जोर से खांसता था। मतलब अगर उसे कहना हो कि हुजूर ये काम हो गया तो पहले 3 बार खा 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 फिर बात। अगर बीरबल से कुछ पूछना हो तो पहले खा खा फिर सवाल। शुरुआत में सबने सोचा शायद मौसम का असर है या कोई बीमारी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते ये आदत बढ़ती गई और शक भी। एक दिन जब अकबर दरबार में मसले सुन रहे थे, हरकुमल ने खांसते खांसते एक राय दी, खा खा खा। हुजूर, इस मामले में जो किसान झूठ बोल रहा है उसे चाबुक लगाना चाहिए। किसान घबरा गया, बीरबल का माथा भी सिकुड़ा। अकबर झुंझलाते हुए, बीरबल, ये आदमी हर बार खांसता क्यों है? इसकी राय में कोई बात तो होती है, लेकिन खांसी के बाद आती है। क्या ये इत्तेफाक है? बीरबल धीरे से मुस्कुराकर, हुजूर, कभी कभी खांसी सिर्फ बीमारी नहीं होती, बहाना भी हो सकती है। अकबर, तो तुम कहना चाहते हो ये दरबारी जानबूझकर खांसता है? बीरबल, अगर इजाजत हो तो इस रहस्य पर रोशनी डालने के लिए मैं एक योजना बनाना चाहता हूं। अकबर उत्साहित, तुरंत बनाओ। मैं तो अब इसे बोलते देखता हूं तो खांसी आने लगती है। बीरबल की योजना, खांसी पर निगरानी। अगले दिन बीरबल ने कुछ दरबारियों को विशेष आदेश दिया, जब भी हरकुमल खांसे तो उसके आसपास बैठे 3 अलग अलग लोग अपनी अपनी जगह से चुपचाप उठकर उसकी बगल में खड़े हो जाएं, फिर बिना कुछ कहे वापस चले जाएं। योजना चालू हुई।
पहली बार हरकुमल ने कहा, खा खा, मैं सोचता हूं कि ये जमींदार झूठा है। 3 दरबारी उठे और बिना कुछ बोले उसकी बगल में जाकर खड़े हुए, फिर चुपचाप लौट गए। हरकुमल का चेहरा थोड़ा घबराया। दूसरी बार, खा खा खा, मैं कहूंगा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध छेड़ देना चाहिए। फिर वही 3 दरबारी उठे, जाकर खड़े हुए और लौट आए। अब हरकुमल पसीना पसीना। अगले दिन उसने दरबार में एक भी राय नहीं दी। अकबर हंसते हुए बीरबल से, क्या कमाल कर दिया बीरबल, खांसी की दवाई नहीं दी फिर भी खांसी रुक गई। बीरबल हंसते हुए, क्योंकि हुजूर ये खांसी सिर्फ हवा में नहीं उड़ती थी, ये एक गुप्त इशारा थी। अकबर, मतलब? बीरबल, हर बार जब हरकुमल खांसता था वो दरबार के कुछ चुने दरबारियों को सिग्नल देता था कि अब मैं जो बात कहने वाला हूं उसे समर्थन दो। जैसे ही खांसी होती वो इशारा समझ जाते और उस बात पर हामी भरते थे। अकबर चौंक कर, तो ये दरबार को मनाने का तरीका था? बीरबल, जी हाँ, खांसी के बहाने विचारों पर प्रभाव जमाना ताकि लगे कि वो जो कह रहा है वो दरबार के ज्यादातर लोगों की सोच है। अकबर गंभीर होकर, कितनी चालाकी है और कितना सूक्ष्म अपराध। अगर तुम न होते तो मैं तो उसे भविष्य का वजीर समझ बैठता। बीरबल, खांसी को बीमारी समझिए हुजूर, पर जब वो राय बनाने लगे तो जांच जरूरी है। अंतिम सुनवाई, दरबार का निर्णय। अकबर गर्जन करते हुए, हरकुमल, क्या ये सच है कि तुमने खांसी को सामूहिक राय दिखाने के लिए इस्तेमाल किया? हरकुमल झुंझलाते हुए, हुजूर, खांसी तो सिर्फ एक आदत थी। बीरबल बीच में टोकते हुए, और आपके घर में खांसी का मतलब क्या होता है? तालियों की गूंज। हरकुमल झुककर, मैं मानता हूं, मैंने कुछ दरबारियों को अपने पक्ष में मिला लिया था और खांसी को एक संकेत बनाया ताकि मेरी राय को दरबार में वजन मिले। अकबर, तो अब तुम्हें एक सजा मिलेगी ऐसी जो तुम्हारी खांसी का सही इलाज करेगी। बीरबल की सजा। बीरबल, इस आदमी को अगली 6 पेशियों तक दरबार में बैठने की अनुमति होगी, लेकिन मुंह पर पट्टी बांधकर, ताकि जब बोले तो शब्दों से और जब न बोले तो न खांसे। अकबर हंसते हुए, शानदार सजा। बोल भी नहीं सकता, खांस भी नहीं सकता, अब तो सोचकर बोलेगा। कहानी की सीख, हर खांसी जरूरी नहीं कि जुकाम की हो, कभी कभी वो सत्ता की चाल भी हो सकती है। अगली कहानी, बीरबल और आधे वजीर की मांग। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा दिन शुरू हुआ। सुबह सुबह शाही सिपाही दौड़ते हुए आए। एक गरीब पर आत्मविश्वास से भरा आदमी महल के मुख्य फाटक पर खड़ा था। पहनावा मामूली, पर आंखों में ऐसी चमक जैसे कोई बादशाह खुद दरबार में पेश हो रहा हो। उसने कहा, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है, एक प्रस्ताव है मेरे पास जो सिर्फ उन्हें ही दिया जा सकता है। सिपाहियों ने शक के साथ उसकी तलाशी ली। कोई हथियार नहीं, बस एक कपड़े में लिपटी हुई किताब और एक पुरानी कलम। बात को अजीब मानकर उसे दरबार तक पहुंचा दिया गया। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? नाम नहीं बताऊंगा हुजूर, बस प्रस्ताव सुन लीजिए और अगर ठीक लगा तो नाम भी बता दूंगा। अकबर हंसते हुए, बड़ा दिलचस्प है, चलो बोलो क्या कहना है। गरीब आदमी सीधा बोलते हुए,
हुजूर, मैं आपके दरबार का आधा वजीर बनना चाहता हूँ। दरबार में एकाएक सन्नाटा। फिर कुछ दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। किसी ने कान खुजाया, किसी ने मुंह छुपाया। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बहुत गौर से उस आदमी को देख रहे थे। अकबर गंभीर होकर, ये मजाक है या पागलपन? गरीब आदमी, नहीं बादशाह सलामत, मेरा प्रस्ताव बेहद ठोस है। मुझे पूरे वजीर की ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ आधी, न ज्यादा न कम। अकबर मजाक उड़ाते हुए, और बताओ आधा वजीर कैसे बनते हैं? क्या किसी दिन मैं आधा बादशाह भी रहूंगा? गरीब आदमी शांत स्वर में, बस एक बार मेरी परीक्षा लीजिए। अगर मैं दरबार की किसी एक बड़ी उलझन को बीरबल से बेहतर हल करके दिखाऊं तो आधा पद दीजिए। बीरबल पूरा वजीर हैं, मैं आधा। अब बात मजाक से चुनौती बन चुकी थी। पूरे दरबार की आंखें बीरबल पर टिक गईं। अकबर, बीरबल क्या कहोगे इस अजीब दावे पर? बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, मुझे किसी आधे आदमी से डर नहीं है। उलझन दीजिए और हम दोनों उसे हल करें। जो सुलझा ले वो जीते। अकबर, ठीक है। दरबार की उलझन 3 अपराधी और 1 निर्दोष। अकबर ने अगले दिन के लिए एक परीक्षा तय की। 3 कैदी लाए गए, तीनों पर चोरी का आरोप। और चौथा एक किसान जो निर्दोष था, पर उसकी शक्ल चोरों जैसी थी। काम ये था, इन चारों में से किसने चोरी की और कौन निर्दोष है, यह बिना किसी गवाह, बिना दस्तावेज, सिर्फ उनके बोलने और व्यवहार से पहचानना था। अकबर, बीरबल और ये अजनबी दोनों को 15 से 15 मिनट दिए जाएंगे, फिर फैसला सुनाया जाएगा। बीरबल का तरीका। बीरबल सबसे पहले चुपचाप चारों के पास गए। उन्होंने हर एक से 3-3 सवाल पूछे। चोरी किस दिन हुई थी? उस रात तुम कहां थे? अगर तुम दोषी नहीं हो तो असली चोर कौन है? चारों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन 3 जवाबों में एक अनदेखी समानता थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, तीसरे नंबर वाला आदमी निर्दोष है। बाकी तीनों मिलकर झूठ गढ़ रहे हैं। अकबर, क्यों? बीरबल, क्योंकि तीनों ने कहा, मैं तो अपने गांव में था उस रात, लेकिन वो गांव इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ है, वहां कोई रह ही नहीं सकता। ये एक झूठी मिलीभगत है। और जो तीसरे नंबर वाला है, उसने कहा कि उसे नहीं पता बाकी कौन है। ये बात सबसे सच्ची लगी। अकबर, बहुत अच्छे। अब अजनबी की बारी। गरीब आदमी बिना बोले चारों के पास गया। उसने उनकी आंखों में देखा, फिर अचानक चिल्लाया, सुनो, आग लग गई है बाहर। तीनों एकदम चौंककर खड़े हो गए। चौथा बैठा ही रहा। अजनबी मुस्कुराया, हुजूर, जो अपराध करता है वो खतरे की आहट से सबसे पहले डरता है। बाकी तीनों की रीढ़ में डर है, इसलिए तुरंत भागने को तैयार हो गए। निर्दोष को डर नहीं लगा, क्योंकि उसने कुछ छुपाया ही नहीं। अकबर और बीरबल दोनों थोड़ी देर तक सोच में पड़ गए। फैसला चौंकाने वाला मोड़। अकबर, ये तो बहुत शानदार तर्क है। बीरबल, तुम्हारा जवाब तार्किक था, पर इस अजनबी की चाल में चतुराई भी थी और व्यवहारिकता भी। बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं हुजूर, ये आदमी वाकई चतुर है। अकबर हंसते हुए, तो क्या करूं, आधा वजीर बनाऊं इसे? बीरबल, नहीं, पूरा बनाइए। अगर किसी ने दरबार में मुझे टक्कर दी है तो वो सिर्फ इस आदमी ने, और टक्कर भी ईमानदारी से। अजनबी,
तो क्या अब मुझे मेरा नाम बताना पड़ेगा? अकबर: जरूर अजनबी, मेरा नाम है हरिदत्त शर्मा। मैं पूर्व में एक दरबारी था, लेकिन आपकी सल्तनत में योग्यता की जगह सिर्फ चेहरे और रसूख वाले आ रहे थे, तो मैंने तय किया बिना किसी पहचान के फिर से कोशिश करूं, बिना रिश्तों, बिना रुतबे के, सिर्फ चतुराई से। अकबर गंभीर होकर: तुमने बहुत बड़ा संदेश दिया है दरबार को। वाकई में अब से हम चेहरे नहीं, दिमाग देखेंगे। अंतिम सीन: बीरबल और हरिदत्त साथ साथ दरबार छोड़ते हैं। बीरबल मुस्कुराकर: आधा वजीर बनना चाहते थे, अब क्या कहोगे? हरिदत्त: पूरा बना दिया गया, लेकिन मैं आधा ही रहूंगा, ताकि बाकी आधे में हमेशा सीखने की गुंजाइश बनी रहे। सीख: जिस समाज में पहचान से पहले प्रतिभा को जगह मिले, वही दरबार सच का होता है। अगली कहानी: बीरबल और वो साहूकार जिसने कहा, मैं हर कर्जदार को बिना वसूल किए डरा देता हूं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दरबार में दिल्ली के सबसे धनी साहूकार नैनमल साहू को बुलाया गया था। आदमी इतना अमीर कि उसके गहनों की कीमत गिना नहीं जाती, लेकिन चेहरा ऐसा कि जैसे हर समय किसी पर शक कर रहा हो। आंखें चौकन्नी, आवाज खुरदुरी और मुस्कान लगभग कभी नहीं। उस दिन वह अपनी एक खास शिकायत लेकर दरबार में पहुंचा। नैनमल साहू कड़क आवाज में: हुजूर, मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे मेरे कर्जदारों से बचाया जाए। अकबर हैरानी से: क्या कहा? कर्जदारों से बचाया जाए? ये तो उल्टा है। नैनमल गंभीरता से: जी, मैं किसी से वसूली नहीं करता, बस एक बार उधार देता हूं और उसके बाद सामने वाले को ऐसा मानसिक डर होता है कि वह खुद ब खुद भागने लगता है। लेकिन अब कुछ कर्जदार इतने बेपरवाह हो गए हैं कि डरते भी नहीं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर: क्या कोई प्रमाण है कि लोग तुमसे डरे बिना उधार लेकर ऐश कर रहे हैं? नैनमल: हाँ हुजूर, अभी 3 दिन पहले एक हलवाई ने मुझसे 100 अशर्फिया उधार ली और कल मेरे सामने से मिठाई खाते हुए निकल गया। ना आंखें झुकाई, ना नमस्ते की। बीरबल हल्के मुस्कुराते हुए: तो आप चाहते हैं कि हम इस अपराध का मुकदमा चलाएं? डर में गिरावट। दरबार में हंसी गूंज गई। नैनमल: बीरबल जी, मेरे लिए डर ही असली वसूली है। अगर लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे तो मेरी साख खत्म हो जाएगी। अकबर गंभीर होकर: तुम्हारा डर दरबार की जिम्मेदारी नहीं है नैनमल, पर अगर तुम साबित कर सको कि तुम्हारी वसूली का तरीका सिर्फ डर है और डर की गिरावट से तुम्हारा घाटा हुआ है, तो शायद बीरबल तुम्हारे लिए उपाय निकाल सके। बीरबल: मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए हुजूर, मैं इस मामले को दरबार के सबसे अनोखे मुकदमे में बदलना चाहता हूं, डर बनाम कर्ज। 3 दिन बाद बीरबल ने साहूकार के 5 कर्जदारों को दरबार में बुलाया। हलवाई, राजमिस्त्री, एक दर्जी, एक मंदिर का पुजारी और एक हकीम। सबने कर्ज लिए थे और किसी ने 1 पाई लौटाई नहीं थी। बीरबल: आप सबने नैनमल साहू से उधार लिया और अब लौटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, वजह? हलवाई: बीरबल जी, हम जानते हैं कि साहूकार जी कभी वसूली नहीं करते, वो बस घूरते हैं। राजमिस्त्री: और घूरने से अब डर नहीं लगता, अब तो आदत सी हो गई है। दर्जी: उनकी चुप्पी अब चुभती नहीं, चटपटी लगती है। हकीम: कई बार तो लगता है साहूकार जी न हो तो जीवन में तनाव ही न हो। दरबार फिर हंसी से भर गया। बीरबल अकबर से:
हुजूर, अब मैं इस पूरे मामले का हल प्रस्तुत करता हूँ, एक ऐसा हल जो इस दरबार में पहली बार लागू होगा। बीरबल की योजना, डर की नीलामी। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि अब से साहूकार नैनमल का डर सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा। जो सबसे अच्छा डर पैदा कर सकेगा उसे दरबार से सरकारी डर का दर्जा मिलेगा। सुनकर पूरे नगर में खलबली मच गई। सैकड़ों लोग दरबार पहुंचे, कोई आवाज से डराने वाला, कोई अजीब कपड़े पहनने वाला, कोई भूत की तरह बोलने वाला। सबने अपने अपने डर दिखाए, लेकिन नैनमल बस अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, घूरता हुआ, बिना बोले। बीरबल हंसते हुए, साहूकार जी, आपने आज तक कुछ नहीं कहा, फिर भी लोग आपसे डरते थे। अब आपके डर की बोली लग चुकी है और जीतने वाला है। हलवाई चौंक कर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बीरबल, बिल्कुल ठीक नैनमल साहू जैसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम पर इतना कर्ज है कि बाकी लोग तुम्हें देखकर डरने लगे हैं कि कहीं इन्हीं की तरह हमें भी चुकाना न पड़े। दरबार में ठहाके लगने लगे। बीरबल अकबर से, हुजूर, नैनमल साहू का डर अब फैशन हो गया है। अब लोग डरते नहीं, हंसते हैं। और जब डर हंसी में बदल जाए तो वसूली भी मजाक हो जाती है। अकबर, बहुत खूब बीरबल, अब नैनमल साहू को क्या सजा दी जाए? क्या हो अगर एक आदमी आपके सामने हो पर आपकी आंखों में कभी देख ही ना पाए? जी हाँ, आज की कहानी में बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया, चालाक, विनम्र, पर उसकी एक अजीब आदत थी। वो किसी की आंखों में आंखें नहीं डालता था, ना बादशाह से, ना बीरबल से, ना किसी दरबारी से। और जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसका जवाब पूरी सल्तनत को चौंका गया। क्या वो डरता था? क्या छुपा रहा था? या था कोई गहरा राज? बीरबल ने जब इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी तो सामने आया ऐसा सच, जिसे सुनकर दरबार की हंसी नहीं रुकी और अकबर का माथा ठनक गया। तो चलिए सुनते हैं बीरबल और नजरें नहीं मिलाने वाला आदमी, एक चतुराई भरी, मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी सिर्फ आपके लिए। बीरबल और नजरें नहीं मिलाने वाला आदमी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। राजकवि की नई कविता पर कुछ दरबारी ताली बजा रहे थे तो कुछ ऊँघ रहे थे। अचानक महल का मुख्य द्वार खुला और एक अजनबी आदमी भीतर आया। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, पर एक असाधारण आदत। उसने किसी की आंखों में नहीं देखा। वो झुकी नजरों से सीधा दरबार के बीच आया और अदब से झुककर बोला, हुजूर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर शर्त है, कोई मेरी आंखों में नहीं देखेगा और मैं किसी की आंखों में नहीं देखूंगा। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर आश्चर्य से, ये कौन सी अजीब शर्त है? दरबार में आकर नजरें चुराने वाला या तो चोर होता है या शायर। तुम कौन हो? अजनबी, मैं सिर्फ एक आदमी हूं, पर मेरी नजरों में जो है वो देखने लायक नहीं, और किसी की नजरों में देखना मेरे लिए पाप के बराबर है। बीरबल हल्के मुस्कुराते हुए, तो क्या आपको डर है कि अगर किसी ने आपकी आंखों में देखा तो राज खुल जाएगा? अजनबी घबराकर, नहीं, राज नहीं, आदत खुल जाएगी। अब यह और भी रहस्यमय हो गया था। पूरे दरबार का ध्यान उसकी आंखों पर टिक गया, जो अब भी नीची थीं। अकबर, इसका परीक्षण किया जाए। बीरबल, कुछ करो। दरबार में अजीब चीजें तो हमने बहुत देखी, पर ऐसी शर्त पहली बार देख रहे हैं। बीरबल,
हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे एक सार्वजनिक चुनौती में बदलना चाहूंगा। अकबर उत्साहित होकर, बिल्कुल, कल सवेरे दरबार में ये आदमी आएगा और तुम्हारा काम है बीरबल इस आदमी की नजरें किसी से मिलवाना। अगर तुम असफल हुए तो एक दिन का राज तुम्हें नहीं मिलेगा इस हफ्ते। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराया, स्वीकृत है बादशाह सलामत, पर अगर मैं सफल हो जाऊं तो इस आदमी को सजा मिलेगी दरबार के सामने अपनी असली वजह बताने की। अकबर, मंजूर। अगली सुबह दरबार का मैदान, चारों तरफ भीड़ थी। दरबारी, सिपाही, नगर के बुद्धिजीवी सब इकट्ठा हुए थे उस अजनबी को देखने जो नजरों से भागता था। बीरबल ने एक छोटी योजना रची। सबसे पहले उन्होंने उस आदमी के सामने एक सुंदर चित्र रखा जिसमें आंखें बेहद सुंदर बनी थीं। बीरबल, क्या तुम इस चित्र को देख सकते हो? अजनबी बिना ऊपर देखे, नहीं साहब, आंखें तो बस मन को विचलित करती हैं। बीरबल आंख मारते हुए अकबर से, ठीक है, दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर उन्होंने एक छोटा लड़का बुलवाया, राजकुमारी का भतीजा, मासूम सा भोला चेहरा। बीरबल, इस बच्चे की आंखों में क्या डरावना है? जरा देखो तो सही, ये क्या तुम्हें पाप की याद दिलाता है? अजनबी थोड़ा कांपते हुए, बच्चा हो या बूढ़ा, आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, देखने के लिए, टटोलने के लिए, पर मैं नहीं देख सकता। दरबार में एक दरबारी फुसफुसाया, लगता है